नमस्कार। पर्यटन उत्तराखंड की आमदनी का मुख्य जरिया है। यहाँ पर जब देश भर से लोग अपने वाहनों के साथ तीर्थाटन या छुट्टियां मनाने उत्तराखंड में आते हैं तो आम नागरिक को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। मेरे पीछे जो निर्माणाधीन परियोजना आप देख रहे हैं वो चारधाम रेल प्रोजेक्ट की है, जिसे रेल विकास निगम लिमिटेड पूरा कर रहा है। इस परियोजना से जाम की समस्या से काफी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जाम की समस्या उत्तराखंड में इतनी भयावह रही है पीक सीजन में कि नैनीताल हाईकोर्ट को उत्तराखंड सरकार को यह कहना पड़ा कि आप इस समस्या का स्थायी समाधान खोजिए। ये प्रोजेक्ट हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका रास्ता प्रदेश की सत्ता और देश की सुरक्षा से होकर गुजरता है। इस परियोजना की निगरानी स्वयं प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस से लगातार करते रहते हैं। अभी आपने सुना होगा कि चीन की पीएलए के 100 सैनिक करीबन वो जोशीमठ से लगे बारतोली इलाके में घुसे थे और उन्होंने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया था, पुल को तोड़ दिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह परियोजना उत्तराखंड और देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आज हम परियोजना के अधिकारियों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किन मानकों के ऊपर ये परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है, और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि काफी जो प्रभावित काश्तकार हैं जिनकी जमीनें ली गई हैं, उनका कहना है कि उन्हें समय पे मुआवजा भी नहीं मिला है और बहुत सी उनकी अन्य मांगे हैं। तो आइए मैं लेके चलता हूं आपको और आपकी मुलाकात करवाता हूं। इस समय हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर प्रताप भंडारी जी। भंडारी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे जो प्रभावितों की काश्तकार प्रभावितों की जमीनों का जो मामला है और मुआवजा वगैरह जो उन्हें नहीं मिला अभी तक? जी जी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर रेलवे विकास निगम के द्वारा लगभग 3 वर्षों से यहाँ पर कर्णप्रयाग और जो अपनी ऋषिकेश रेल लाइन है उस पर काम किया जा रहा है। और मैं मुख्य रूप से अगर अपनी देवप्रयाग विधानसभा से जुड़े हुए जो गांव, जो प्रभावित क्षेत्र इस रेलवे के अंतर्गत आते हैं, मैं अगर उनकी बात आपके सामने रखना चाहूं तो मुख्य रूप से अभी तक जो परियोजना प्रभावित गांव है वहां पर जो जमीनें रेलवे विकास निगम ने अधिग्रहित की है, उन लोगों को एक तो पूरा भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। दूसरा, जो बहुत बड़ी विसंगति अभी तक देखी गई है वो ये देखी गई है कि जिन परिवारों के, एक परिवार के यदि 5 भाई हैं और 5 भाई में से 2 भाइयों को तो भुगतान कर दिया गया है, लेकिन उनमें से 3 लोगों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इसके साथ ही रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के नाम पे ये रेलवे विकास निगम के जो लोग हैं, जो कंपनियां हैं, ये लंबे समय से उनको छलने का काम कर रही हैं। रोजगार की मैं अगर बात करूं, लंबे समय से इन्होंने उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में और जिलाधिकारी की मौजूदगी में रोजगार देने की बात कही है, लेकिन अभी तक रोजगार नहीं दिया है। आपको मैं यहाँ पर जो तमाम प्रभावित हैं उनकी अगर मैं गाड़ियां, कमर्शियल उनकी जो गाड़ियां हैं उनको लगाने की बात हुई है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन आरवीएल से जो है मतलब बेरोजगारी भत्ता तो मिल गया है युवाओं को। नहीं, मैं आपको बताऊं, एक बात बताइए, केंद्र सरकार की ये पॉलिसी है कि प्रभावित जो परियोजना प्रभावित क्षेत्र हैं उनके पालियों को 70% जो वहां पर योग्यता के आधार पर जो 70% वहां पे नौजवान बेरोजगार हैं
उनको योग्यता के अनुसार उनको रोजगार की बात कही गई है, लेकिन उस पॉलिसी पर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। और निश्चित ये बात मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि रोजगारी भत्ता रेलवे विकास निगम ने दिया है, लेकिन वो भी परिवार, जैसे कि परिवार में 4 भाई हैं, 4 भाइयों में 3 भाइयों को मिल चुका है, लेकिन एक भाई को नहीं मिल पाया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रोजगारी भत्ता मिलना एक अलग विषय है, लेकिन जो बेरोजगार लोग हैं, जो तकनीकी रूप से सक्षम हैं, कम से कम उन लोगों को भी तो रोजगार मिलना चाहिए। अब एक बात बताइए, 2 वर्षों से कोरोना काल चल रहा है और कोरोना के कारण सारे जो हमारे तमाम जो युवा थे वो बाहर नौकरी करते थे, लेकिन आज जब यहाँ पर घर पर काम चल रहा है और तब उन लोगों को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो ये तो एक बहुत बड़ी विडंबना है ना। हाँ, ये बात सही है कि अगर सरकार की पॉलिसी सही हो तो काश्तकारों को जो है लाठी डंडे गोली नहीं खानी पड़े, उनका अपना खेती का काम है, वो अपनी खेती संभालते। लेकिन यह है कि बार बार आंदोलन करके फिर जो है मुआवजे की राशि बढ़ा दी जाती है, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो जी, इसके बारे में नहीं, अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर हम लोग कई बार आंदोलन करते आए हैं और मैं स्वयं जिस ग्राम सभा की बात मैं अगर करूं, नेथाना ग्राम सभा की, यहाँ पर जो हमारी मातृशक्ति है लगातार 2 वर्षों से आंदोलनरत है, धरने प्रदर्शन इत्यादि हो रहे हैं और हम लोग भी उनके साथ में लगातार उनके साथ में रहते हैं। लेकिन कंपनी के जो लोग हैं यहाँ पर, रेलवे विकास निगम के द्वारा कई बार जिन लोगों को यहाँ पर काम दिए गए हैं, जो एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है, उनके साथ ज्वाइंट मीटिंग करके और ये तय हुआ है कि भाई ठीक है, जिन स्थानीय बेरोजगारों के यहाँ पर तमाम जो हाईवाज हैं, आपकी मशीनें हैं, जेसीबी मशीनें हैं, पोकलैंड है, उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। लेकिन 3 महीने का रोजगार दिया गया, सिर्फ 3 महीने के लिए गाड़ियों को लगाया गया और उसके बाद उन गाड़ियों का भुगतान तक नहीं हुआ और गाड़ियां बाहर निकाल दी गई है, जबकि बेरोजगारों के लिए कम से कम 4 साल का प्रावधान है। मैं आपको बताऊं, 25-25, 30-30, 40-40 लाख रुपए की जो गाड़ियां हैं, उनको कहां ले जाएंगे आप? मैं बताऊं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम इन राज्यों से यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियां और मशीन आ रखी है, ठेकेदार आ रखे हैं, लेकिन वो लोग यहाँ के जो बेरोजगार हैं, जिनकी गाड़ियां, मशीनें और तमाम इत्यादि जो चीजें हैं, उनको लगाने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ऐसे में एक बात बताइए आप कि कैसे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिल पाएगा? और परसों जो अभी मीटिंग हुई है श्रीनगर तहसील में, उसमें तमाम रेलवे विकास निगम के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि जल्द स्थानीय बेरोजगारों को जो भी योग्यता के अनुसार जो भी रोजगार की बात होगी उसको हम रोजगार देने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है, जिस प्रकार की ढुलमुल रवैया उनका था, मुझे लगता नहीं है। एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है और इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसमें पक्ष विपक्ष और राजनीतिक लोगों को सबको एक साथ आने की आवश्यकता है और कर्णप्रयाग से और आपके ऋषिकेश तक जो लोग प्रभावित हैं, उन लोगों के बारे में सरकारों को भी सोचना चाहिए और तमाम राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आपने अपना पक्ष रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं श्री पीपी बडोगा जी से। आप ऋषिकेश कर्णप्रयाग न्यू ब्रॉडगेज रेल लाइन के डीजीएम हैं जी। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार सर। सर, जनता ये जानना चाह रही है कि जो ये लाइन आप बिछा रहे हैं अभी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग में, तो ये आपका सिंगल वे इलेक्ट्रिफाइड होगा, मतलब विद्युतीकृत होगा? यस सर, ये 126 किलोमीटर की न्यू बिजी ब्रॉडगेज रेल लाइन प्रोजेक्ट है सर। ये भारत सरकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट व सराहनीय प्रोजेक्ट है, जो कि हिमालयास में और उत्तराखंड में अति दुर्गम क्षेत्रों में पहाड़ों के बीच में निकल रहा है, जिसमें लगभग 85% टनल्स हैं सर। और इसमें टोटल 13 रेलवे स्टेशन है सर। जोगनगरी ऋषिकेश पहला रेलवे स्टेशन है सर। जो हरिद्वार से ऋषिकेश को रेलवे लाइन आ रही थी, उसके बीच में एक फ्लैग स्टेशन कहते हैं सर, पहले एक वीरभद्रा नाम का छोटा स्टेशन था। वहीं से टर्न ऑफ होके हम लोग जोगनगरी ऋषिकेश नया स्टेशन बना सर। ऋषिकेश स्टेशन पुराना भी रहेगा।
तो उधर से सर फिर आके टनल नंबर 1 शुरू होती है, चंद्रभागा ब्रिज बना है सर 1 नंबर। उसके बाद टनल नंबर 1 शुरू होगी सर, फिर शिवपुरी स्टेशन है, फिर आगे टनल्स है, फिर ब्यासी रेलवे स्टेशन है सर, फिर गंगा जी के दूसरे पार आ जाएंगे देवप्रयाग रेलवे स्टेशन है सर। उसके बाद सबसे लंबी टनल 15 किलोमीटर की है सर, फिर जनासू रेलवे स्टेशन एक नया बना है सर। फिर लचमोली ब्रिज से पार होके फिर हम आगे टनल नंबर 8, 9, 10 होके फिर हम मलेथा रानीहाट रेलवे स्टेशन जिला टेरी में आ जाएंगे सर। फिर हम अलकनंदा जी के ऊपर एक रेल ब्रिज नंबर 9 और रोड ब्रिज बन रहा है सर, वहां से फिर हम GNIT ग्राउंड श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल जिले में आ जाएंगे। और फिर सर यहाँ से टनल नंबर 11 निकल के डुगरी पंथ खिलेऊ गाँव में निकलेगी सर। और फिर वहां से सर हम आगे फिर डुगरी पंथ से नरकोटा खांकरा से होते हुए सुमेरपुर में पहुंचेंगे सर। सुमेरपुर भी एक बड़ा रेलवे स्टेशन है सर, जिला रुद्रप्रयाग का हेडक्वार्टर रेलवे स्टेशन है सर। उसके बाद सर फिर आगे हम नगरासू गोल्टी रेलवे स्टेशन है सर, वहां से जिला चमोली शुरू हो जाएगा सर। फिर गौचर रेलवे स्टेशन आएगा सर, फिर लास्ट में कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन है सर। तो सर ये जैसे बाढ़, बारिश, भूस्खलन, आपका बादल फटना, ऐसी प्राकृतिक घटनाएं यहाँ पर आम हैं पहाड़ी क्षेत्र में, खासतौर से हिमालय जो ये रेंज है। तो इसके मानकों के अनुरूप तो आप ये बना ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कौन से मानक हैं जिन जो है यात्रीगण सुरक्षित अपना रेल सफर जो है वो करेंगे? सर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय इसमें मापदंड हैं सर, वो जो हमारे इसका जो जियो डाटा इंजीनियरिंग जो इंटरनेशनल कंपनी है सर, जो फाइनल लोकेशन सर्वे हुआ सर, उस सर्वे में ये सारा ही मापदंड देखे गए और इसका डिटेल्ड स्टडी सर्वे हुआ है सर। वो जो टनलिंग की डायमीटर रखना है, रेलवे स्टेशनों के कितनी लाइंस होंगी, ये सारे ही इंटरनेशनल मापदंडों से हैं सर। और ये सारे ही कैटरविद करेंगे जो भी कैटास्ट्रॉफ अगर आता है सर। हमारे भी जो ब्रिजेस हैं वहाँ जो ओपनिंग रहेगी, जो पानी आएगा, जो कलवर्ट छोटे ब्रिजेस हैं सर, वो सारा ही मापदंड इसमें है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का रेल प्रोजेक्ट है सर। तो ऐसा कोई इसमें नेगेटिव सोच रखना, वैसे तो प्राकृतिक कोई आपदा आती है तो अपने आप में एक बड़ा मैग्नीट्यूड होती है, पर जितने भी भारतीय रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं सर, वो बड़े ही रेल रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो इंटरनेशनल, हमारे नेशनल जो मापदंड है उनके मुताबिक बनाए सर। जी, तो सर ये अब किसी अप्रिय घटना होने पे जो है समय पे, जब अप्रिय स्थिति में समय पर जब राहत और बचाव कार्य यही समाधान होता है, तो इसमें जो है निर्माणाधीन परियोजना में इसका कितना ध्यान रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर तो पहाड़ी क्षेत्रों में सिस्टम वैसे भी स्लो रिस्पांस करता है सर। सर रेलवे जो बिगेस्ट डिजास्टर्स मैनेजमेंट का एक इंडिया में नंबर 1 यूनिट है सर। तो इसमें जो हमारे टोटल 126 किलोमीटर को 9 पैकेज में बांटा गया है सर। पैकेज 1 से लेके पैकेज 9 जो कर्णप्रयाग में खत्म होता है सर। हर पैकेज का इंडिपेंडेंट PMC है सर, हर पैकेज के अपने रिसोर्सेज हैं सर, हर पैकेज की अपनी गाड़ियां हैं सर। अभी जैसे सर कोविड काल आया, उसके बाद जैसे फीवर आया, उसके बाद कोई भी आपदा आई सर, तो हमारे मान्यवर जो प्रोजेक्ट के CPM श्री हिमांशु बडोनी जी हैं, उनके बाद GM साहब जादव सर हैं, हमारे जो ED ऋषिकेश कर्णप्रयाग भानु प्रकाश जी हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफिस में हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, जहाँ ग्राउंड पे धरातल पे हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, उन सब की देख रेख में मेटिकुलस प्लानिंग के साथ सर हमारा इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम है सर। जैसे हमारे ग्रुप्स बन रखे हैं, अगर कोई ऐसी आपदा आती है, जहाँ कोई ऐसा कोई अप्रिय घटना होती है, हर पैकेज में हमारी एम्बुलेंस है सर, जो जिला चमोली से जुड़ी हुई है, जिला रुद्रप्रयाग से जुड़ी हुई है, जिला पौड़ी गढ़वाल से जुड़ी हुई है, हरिद्वार ऋषिकेश से जुड़ी हुई है। और इस आपदा में भी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन यूनिट ने सर धरातल पे बहुत सी जो कोविड काल में इतना बड़ा वर्ल्ड ओवर सर, इसने पूरे वर्ल्ड को कितने साल पीछे कर दिया, पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना जो हिमांशु बडोनी सर के अंडर जो हमारी टीम है सर, जैसे एक श्रीनगर फील्ड यूनिट है हमारा करीब 12 लोग यहाँ स्टाफ हैं, हम लोग एक्टिव रहते हैं 24/7 सर। ऐसे ही ऋषिकेश में हमारी पूरी टीम है सर, जो कि 24/7 अवेलेबल है सर। और डिजास्टर्स मैनेजमेंट में कभी भी रेलवे पीछे नहीं हटी है सर। और ये नई परियोजना है, एकदम से हमारा इंटरनल जो सिस्टम है और एकदम से हम इम्प्लीमेंट जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन यूनिटी नाम है सर,
जो PIU प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट नाम होता है सर। तो PIU ऋषिकेश जो रेल विकास निगम लिमिटेड का है वो हमारा हेडक्वार्टर है सर, और उन्हीं का जो छोटा यूनिट श्रीनगर है, तो धरातल पर हम लोग एकदम से एक्ट हो जाते हैं सर। तो ऐसा कभी वैसे तो ऐसा जितना पीछे जो ये अप्रिय इंसिडेंसेस हुए हैं सर, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हम लोग आगे ही आगे बढ़े हैं सर, और आगे प्लेज करते हैं कि ईश्वर की ब्लेसिंग से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हम सब लोग कमिटेड हैं सर। बिल्कुल सर, ये आपके उत्तर रेलवे महाप्रबंधक हैं जो दावा है जिनका कि ये दिसंबर 2024 तक जो है ये परियोजना कंप्लीट हो जाएगी, तो आप अपने तय लक्ष्य से कितना आगे या पीछे चल रहे हैं सर? बिल्कुल एज पर टाइम सर ठीक चल रहा है, और दिसंबर 2024 तक जो हमारा मान्यवर प्राइम मिनिस्टर भारत सरकार के जो उनका टारगेट है सर, ये प्रोजेक्ट हमारा जो PMO सर की देखरेख में है सर, इसका प्रगति पोर्टल पर एवरी फोर्टनाइट और एवरी मंथ रिव्यू होता है सर, एंड वी होप सर कि दिसंबर 2024 तक पॉजिटिवली हम देवप्रयाग तक आ जाएंगे, और 25 तक जो है सर मार्च तक हमें कर्णप्रयाग तक पहुंचना है, एंड होपफुली टीम्स आर एक्टिव सर, वर्क्स आर इन फुल स्विंग, और सभी टनल्स पे काम शुरू हो गया है सर, और डे नाइट काम चल रहा है सर, एंड वी होप सर कि दिस विल बी गॉट डन सर। कुछ प्रभावित हैं जो काश्तकार हैं, उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है सर, तो क्या करना चाहिए सर? हमारे टोटल जो लगभग 170 हेक्टेयर प्राइवेट लैंड थी सर, जिसमें 850 करोड़ रुपया हमारा मान्यवर सभी जिलों में जमा है सर, और उसमें सर 85% पैसा जो डिसबर्स हो गया है, जो 15% पैसा है सर, हमारी एक इशू था जिला पौड़ी गढ़वाल में, जिसके कि हमारे सर्कल रेट बहुत कम थे सर, किसी टेक्निकल कारणों के कारण वो रिवीजन नहीं हो पाए, जो एक्ट है वो बाधित कर देता है सर। फिर वहाँ के जो काश्तकार है लारा कोर्ट में गए, लारा कोर्ट के बाद फिर वो डिसीजन आ गया, वो रेट्स ज्यादा थे सर, उसमें कुछ राइट टू फेयर कंपनसेशन जो एक्ट है सर, ये भारत सरकार का जो पहली दफा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में ही सर ये लागू हुआ है। इसमें 64 जो धारा है, ये जो प्रभावित परिवारों को, ऑनेबल प्रभावित परिवारों को, काश्तकारों को मौका देती है कि वो लैंड एपलेट अथॉरिटी में अपील करे, और इसी में सर अर्जिक बॉडी को भी धारा 74 में मान्यवर उसी से हायर कोर्ट में जाना है, जो और कोर्ट नहीं है उत्तराखंड में, तो मान्यवर हाई कोर्ट नैनीताल ही थी सर, वहां पे गए, वो सारे केसेस विचाराधीन है सर, और अभी रिसेंटली सर ज्वाइंट मीटिंग्स करके वो केसेस को भी रिजॉल्व कर रहे हैं सर, और डुगरी पंथ, दिखलऊ और दारी माता जी वाला जो हमारा जो रेलवे स्टेशन है सर, जो 5 गाँव में लगभग 15 हेक्टेयर जो लैंड है सर, उसका 10 दिसंबर को हमारी डेट है सर मान्यवर हाई कोर्ट में, एंड चिलगढ़ तल्ला मल्ला व जनासू का फैसला हो गया है सर, वहाँ अभी सर्टिफाइड कॉपी आने वाली है मान्यवर जज साहब की, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है सर, उसमें 2 इश्यूज आए सर, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके मान्यवर लारा कोर्ट ने ये कहा था कि जो पैसा इंटरेस्ट 12% एक्ट में धारा 3 का तीसरा पैरा कहता है कि 12% इंटरेस्ट देना है अर्जिक बॉडी को, काश्तकार को, जिस दिन से डेट ऑफ अवार्ड हुआ और जिस दिन से पोजेशन होगी सर, जहां जिस दिन से टेकन ओवर कर लिया, विच एवर इज अर्ली है, तो मान्यवर लारा कोर्ट ने ये कहा कि जब तक पेमेंट नहीं तब तक पैसा दिए। तो वही एक थोड़ा सा इशू है जो बिटवीन द काश्तकार एंड अर्जिक बॉडी है। उन 3 गांवों ने तो मान लिया सर, वो डिसीजन आ गया, और बाकी गांवों में साथ चल रहे हैं, और हो सकता है सर ये जो बाकी 15% पेमेंट है ये भी जल्दी हो जाएगी, और वी होप सर ये काश्तकारों को पेमेंट जल्दी हो, सो दैट दे फील हैप्पी आल्सो, क्योंकि उनका जमीन क्या है सर, परिवारों की नीड्स होती हैं सर, और बाकी 3 जिलों में सारी पेमेंट लगभग 99% ओके है सर। अगर कोई काश्तकार बाहर रहता है किसी कारणवश, वही बैलेंस है, और करीब 10 हेक्टेयर के करीब हम प्राइवेट लैंड और ले रहे हैं सर, जो कि टेक्निकलिटी रेलवे लाइन को लाने के लिए जरूरी थी, तो उसका भी बड़ा फास्ट गति में काम चल रहा है सर, और होपफुली सर वो भी जल्दी हम लोग फील कर रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा सर। तो हमारे दर्शकों से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड टाइम। मैं आई फील रियली अपोलोजाइज ऑन दिस इशू कि आपको वेट करना पड़ा, एंड आइंदा से सर हमारे जो मान्यवर CPM सर हैं, बाकी PD सर हैं, वो ऋषिकेश कार्यालय में बैठते हैं। हमारे नॉमिनेटेड ऑफिशियल मिस्टर OP मालगुडी जी हैं, आप उनके फोन से माध्यम से भी कर सकते हैं, जो प्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं सर। बाकी ऑन एंड ऑफ फील्ड यूनिट श्रीनगर अवेलेबल है सर, यू कैन कम एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार।